जरा सोचिए, भारत एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं से एक ही समय पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। आज हम इसी अजीब और मुश्किल हालात को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दोहरी चुनौती जो भारत की अर्थव्यवस्था और उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों दोनों को एक साथ आजमा रही है। एक तरफ किसानों से जुड़ा खाद का संकट है और दूसरी तरफ एक अमेरिकी रिपोर्ट। सुनने में तो लगता है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर ये दोनों मसले एक ही कहानी के दो हिस्से हों। चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली चुनौती की। ये एक फौरी आर्थिक खतरा है और इसका सीधा ताल्लुक दुनिया भर में फैले सप्लाई के जाल से है। देखिए, इस आर्थिक समस्या की जड़ है एक खास समुद्री रास्ता, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। पश्चिमी एशिया में जो तनाव बढ़ा है उसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जहाज लगभग रुक गए हैं और इसका नतीजा दुनिया का करीब 1/3 खाद का व्यापार ठप पड़ गया है। ये छोटा सा रास्ता असल में दुनिया भर की खेती के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। आंकड़े देखिए, दुनिया का लगभग आधा यूरिया, 47% सल्फर और करीब-करीब 1/4 अमोनिया और फॉस्फेट, ये सब जो खेती के लिए बेहद जरूरी हैं, इसी एक रास्ते से होकर गुजरते हैं। अच्छा, यूरिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद है, वो आखिर बनता कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा है। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनता है और फिर उसी अमोनिया से यूरिया तैयार होता है। मतलब साफ है, यूरिया का बनना सीधे सीधे नेचुरल गैस की सप्लाई पर निर्भर है। तो इस रुकावट का असली दुनिया पर क्या असर पड़ा? बाजार ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर यूरिया के दाम में 35% का जबरदस्त उछाल आ गया। और ये जो ग्लोबल झटके हैं ना, वो अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। देश के बड़े बड़े फर्टिलाइजर बनाने वालों को या तो अपने प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं या फिर आधी क्षमता पर चलाने पड़ रहे हैं, और इसका सीधा असर कई राज्यों में किसानों के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भारत अपना 87% यूरिया खुद बनाता है, आत्मनिर्भर है, लेकिन जैसा हमने अभी देखा, यूरिया बनता है नेचुरल गैस से, जिसे भारत बाहर से मतलब इंपोर्ट करता है। तो भले ही हम खाद बना रहे हों, लेकिन उसे बनाने का कच्चा माल तो बाहर से ही आ रहा है और वही सप्लाई अब बंद हो गई है। तो ये तो थी आर्थिक चुनौती। अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, उस चुनौती की ओर जिसका सामना भारत को डिप्लोमैटिक यानी कूटनीतिक मोर्चे पर करना पड़ रहा है। ये कूटनीतिक चुनौती एक अमेरिकी कमीशन की एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील सिफारिश से सामने आई है। एक ऐसी सिफारिश जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा करने का पूरा दम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिपोर्ट दी किसने है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट USCIRF की है, यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल अमेरिकी सरकारी कमीशन है जिसका काम ही दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखना और अमेरिकी सरकार को सलाह देना है। तो इस रिपोर्ट में आयोग ने भारत के कुछ खास कानूनों और सरकारी नीतियों की आलोचना की है, जैसे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, UAPA, FCRA और कई राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून हैं वो भी शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर इस आयोग ने सिफारिशें क्या की हैं? उन्होंने कहा है कि भारत को विशेष चिंता का देश यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का दर्जा दिया जाए। व्यापार और हथियारों की बिक्री को यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के हालात से जोड़ा जाए, और तो और भारतीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार हो। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी सिर्फ सिफारिशें हैं, अमेरिकी सरकार का आखिरी फैसला नहीं है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले मुद्दे मिलकर भारत के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत बना रहे हैं। तो पूरी तस्वीर अब कुछ ऐसी बन रही है। एक तरफ हॉर्मोन्स संकट है जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहा है, जिससे खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ सकती है, और दूसरी तरफ एक डिप्लोमैटिक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है जो अमेरिका जैसे एक अहम पार्टनर के साथ रिश्तों को खराब कर सकता है। अगर इस आर्थिक समस्या का पैमाना समझना है तो बस ये एक आंकड़ा देखिए, 1,70,000 करोड़ रुपए। ये भारत का सालाना फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट है
अब जब दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं तो इस आंकड़े को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। और देखिए, इस पूरे मामले में ना वक्त बहुत कीमती है। अभी मार्च का महीना चल रहा है। ये खाद की प्लानिंग और स्टॉक जमा करने का सबसे सही वक्त है। अगर ये कमी मई जून तक खिंच गई, जब खरीफ की बुआई शुरू होती है, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और खाद की कमी का जो असली असर फसल पर दिखता है, उसमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब किसी देश की फूड सिक्योरिटी और उसकी फॉरेन पॉलिसी दोनों पर एक ही वक्त में दो अलग-अलग दिशाओं से हमला हो रहा हो, तो वो देश इस मुश्किल तूफान से कैसे निपटता है?